मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, कई दिन से मेरे दिमाग में एक बात लगातार घूम रही है और वो बात ये घूम रही है कि पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी मीडिया है। एक बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जिनका कि अपना एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम की ताकत पूरे देश ने देख ली। किस तरह से पूरे देश में आज सड़कों पर जो अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इस बात का एक सबूत है कि एक जो इकोसिस्टम एक राइट विंगर्स का पैदा हुआ है, उस इकोसिस्टम की ताकत है और उस इकोसिस्टम को पूरे देश के अंदर सुना जाता है। पहले तो लगातार लोग कहते थे साहब कि अरे मैं तो 2 कौड़ी का यूट्यूबर हूँ, 2 टके का यूट्यूबर हूँ, ऐसा लोग बोलते थे। पर अब ये सब बातें कोई नहीं कर रहा है। आवाज़ बुलंद है और ताकत आवाज़ में है, ये तो साबित हो गया। लेकिन जो ये सारे के सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं, वो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स यूजीसी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बटे हुए नजर आए। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर भाऊ तोरसेकर जी का फोटो लगा रखा है और मैंने उनका फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने इस बात को नोट किया है और इस बात को देखा है कि उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और उनके अंदर लोगों को बहुत देर तक खींचने की क्षमता है। यही वजह है कि चाहे जिस भी YouTube चैनल पर वो बैठ जाते हैं लाइव करने के लिए, तो वहाँ पे व्यूअरशिप जो होती है वो बहुत तेज़ी से उछाल आ जाता है उसमें। इसीलिए उनकी बात का असर समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने उनकी फ़ोटो लगाई, क्योंकि उन्होंने यूजीसी को लेकर के जो अपनी बातें कही, उसमें उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे को अधिक उठाने की या अधिक तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाद में उन्हीं की बातों को लेकर के जो बीजेपी का IT सेल है, वो भी बड़ा खुश हुआ कि देखो ये तो हमारे पक्ष की ही बात कर रहे हैं। तो आखिर फिर जो यूट्यूबर्स का पूरा एक राष्ट्रवादी इकोसिस्टम बना है, उन यूट्यूबर्स के बीच भी कहीं ना कहीं एक अलग अलग दीवारें नजर आती हैं यूजीसी के पूरे मुद्दे को लेकर के। जैसे कि मैं इसको 3 तरह से बांट सकता हूं या 2 तरह से। जैसे एक तो वो वर्ग है यूट्यूबर्स का, राष्ट्रवादियों का, जिन्होंने कि इस मुद्दे को छुआ ही नहीं। इस मुद्दे को, यूजीसी के मुद्दे को उन्होंने छुआ ही नहीं। पूरे देश में बवाल मचा रहा, उन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं की, कोई चर्चा ही नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई, तब उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। एक तो ये वर्ग है। दूसरा वर्ग हम जैसे लोगों का है, वो है जिन्होंने खुल करके अपनी बात रखी, रिस्क भी लिया। जाहिर सी बात है इसमें रिस्क था ही खिलाफ बोलने पर, ठीक है। और तीसरा वर्ग अब उन लोगों का भी है जो कि अगर देखा जाए तो चुप भी रहे और अब जो है वो अपनी चुप्पी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि हम अगर चुप रहे तो हम एकदम सही चुप रहे, हमने कहीं कोई चुप रह करके गलती नहीं की, हमको मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अपनी लीडरशिप पर विश्वास रखना चाहिए। तो आज मैं तीनों तरह के यूट्यूबर्स जो है, उन तीनों तरह के यूट्यूबर्स की समीक्षा करूंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि कौन क्या क्यों नहीं बोला, उसके पीछे आखिर वजह क्या थी। क्योंकि मैं मीडिया कर्मी रहा हूँ, मीडिया में मैंने काम किया है और मैं अच्छी तरह से चीज़ों को समझता हूँ, बहुत अच्छे से अंदर तक गहराई तक समझ सकता हूँ किसी की एक बात के पीछे उसके मन में कितनी बातें होती हैं, एक धागे के पीछे कितना बड़े धागे होते हैं, कितने बड़े, वो समझना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, मुझे समझ में आ जाता है। तो देखिए, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन यूट्यूबर्स की जिन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाया। मैं इसमें किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाया। जैसे कि एक पत्रकार है जो कि पहले अखबार में जॉब करते थे और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन है, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। और उन्होंने सफाई, जब बाद में सफाई क्या कहें उसको, बाद में किसी अन्य चैनल पर जब वो आए तो उन्होंने हमें लगा कि शायद उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने इसलिए उनको सुनना चाहा कि वो आखिर यूजीसी पर क्या बोलते हैं। किसी अन्य चैनल पर बैठे थे तो मैंने देखा कि उन्होंने इस पर, मुझे लगा वो कोई सफाई देंगे, हमने क्यों नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया?
उन्होंने उन यूट्यूबर्स पर आरोप लगाया जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया, और आरोप ये लगाया कि देखिए मेरे चैनल पर आकर के बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो आकर टिप्पणी करते थे कि आप इस पर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, आप इस पर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, आप इस पर वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इससे प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने पहली बात उनके मन की है। दूसरी बात उन्होंने उस पर यह बताई, अब ये जो उन्होंने कहा कि नुकसान हो सकता है प्रधानमंत्री को, तो इसका मतलब हाँ, तो पहली बात तो उन्होंने इनके मन में ये थी कि अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो इससे प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान हो सकता है, दूसरी की छवि को। और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि भाई देखो हम पत्रकार हैं, हम कोई एक्टिविस्ट नहीं है कि हम बार बार एक ही विषय पर वीडियो बनाते रहे। अच्छा ठीक है, अब हम इस बात को जरा और गौर से देखते हैं। पिछले 4-5 सालों से 10 सालों से हम लोग या हम सभी लोग जो लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो सारे वीडियो ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति पर ही होते हैं या प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित ही होते हैं। तो हम एक ही विषय को तो बार बार खूब उठा रहे हैं, तो क्या वो एक्टिविज्म नहीं है? वो भी तो एक्टिविज्म ही है। और हम लोगों ने तो पत्रकारिता का वो दौर भी देखा है कि जब पत्रकारिता क्या थी, एक्टिविज्म ही होती थी कि प्रिंस गड्ढे में गिर गया, अब प्रिंस को गड्ढे से कैसे निकाला जाएगा, तो साहब एक्टिविज्म ही चल रहा है। तो एक्टिविज्म अगर है तो वो गलत नहीं मानता। अगर सही चीज के लिए एक्टिविज्म है तो इसमें हम गलत क्यों माने इस चीज को, एक ये बात है। दूसरी बात, इस तरह के बहुत से जो यूट्यूबर्स थे उनको मन में ये बात आई कि अगर हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो मोदी को नुकसान होगा। दरअसल उनको मोदी के नुकसान की चिंता नहीं थी, उन्होंने मोदी के विरुद्ध नहीं बोला यूजीसी पर, उसके पीछे उनके अपने कारण थे। और वो उनके अपने कारण ये थे कि दरअसल हर किसी विचार के पीछे एक इकोनॉमी चलती है। कोई भी विचार, कोई भी क्रांति तब तक बहुत देर तक नहीं आगे जा सकती जब तक उसके पीछे पैसे का बैकअप ना हो। जैसे अगर आज मैं लेफ्ट के माइंड से वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो मेरा चैनल बैठ जाएगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की विचारधारा है ही नहीं कहीं पे। तो मैं लगातार किस पे वीडियो बनाता हूं? मैं मेरे मन से भी मैं हिंदूवादी हूं, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, हमेशा हिंदुत्व की ही बात की, आगे भी हिंदुत्व की बात करूंगा, चाहे कुछ रहे चना रहे, बंद कर दूंगा चैनल, मगर और कुछ की बात नहीं करूंगा। लेकिन जरा गौर से सोचिए कि हिंदुत्व की विचारधारा इस देश में क्यों चल रही है? क्योंकि हिंदुत्व को सुनने वाले लोग हैं, तो उस पर जो सुन रहे हैं तो ऐड भी आ रहा है यूट्यूब पे। जब यूट्यूब पे ऐड भी आ रहा है तो उस पर पैसा भी मिल रहा है। लोग वैसे भी मदद करते हैं। अगर आप भाई बहुत पैसा यूट्यूब देता नहीं है तो आप लोग सब कहते हैं हमें आर्थिक सहयोग कीजिए, तो लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं, सब करते हैं। तो आप ये समझिए कि जिन लोगों के पास में अपने चैनल को चलाने की सिवाय, यानी जिसके पास में एक यूट्यूब ही माध्यम है कि यूट्यूब से ही उनको अपनी इकोनॉमी चलानी है, अपने घर की अर्थव्यवस्था को चलाना है, वो कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर कोई बहुत बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। क्योंकि मैं बहुत गहराई से चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं और मैंने ऐसे भी कार्यक्रम देखे हैं जिसमें कि बीजेपी प्रवक्ताओं से ये पूछा गया कि अगर हम राष्ट्रवादी हैं और हमारे चैनलों पर प्रतिबंध लग जाए और हमारे चैनल बंद हो जाए तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हम क्या करेंगे फिर? तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने, ऐसे यूट्यूबर्स जिन लोगों ने मोदी की विरोध नहीं किया यूजीसी को लेकर के, उनका प्रमुख कारण ये था कि हमने सारे जो सब्सक्राइबर्स जुटाए हैं वो हमने अक्सर मोदी की बात करके जुटाए हैं। तो अगर हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर हमारा यूट्यूब चैनल बैठ जाएगा। लेकिन यहां पर वो गलत है। यहां पर वो गलत इसलिए हैं क्योंकि वो जिससे समझ रहे हैं कि उन्होंने मोदी के लिए, उनके सब्सक्राइबर मोदी की वजह से नहीं आए, उनके सब्सक्राइबर जो आए हैं वो जनता की वजह से आए हैं, क्योंकि जनता की आस्था मोदी के अंदर थी। तो आपने जनता के मन की बात की, इसलिए वो आपके साथ जुड़े। आज जनता के मन में मोदी के लिए कोई आस्था उतनी नहीं बची इस पूरे यूजीसी वाले कांड के बाद में। तो अगर अब आप जो वीडियोस बनाएंगे, तो अगर आप मोदी के खिलाफ भी बनाएंगे तो भी आपके वैसी व्यूअरशिप रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि अगर हम मोदी के खिलाफ वीडियो बनाएंगे तो हमारी जो यूट्यूब की इकोनॉमी है वो चौपट हो सकती है। इसका सीधा सा मूल कारण यही है, इसीलिए उन्होंने इस पर वीडियो नहीं बनाया यूजीसी पर। यही एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, इसमें मैं भाऊ तोरसेकर की को नहीं काउंट कर रहा हूं, उनके लिए मैं अलग से अभी करता हूं एनालिसिस।
अच्छा, अब दूसरे कौन लोग थे? दूसरे वो लोग थे जिन्होंने कि रिस्क लिया यूट्यूब पर, अपने सब्सक्राइबर्स की परवाह भी नहीं की और उन्होंने खिलाफ में जा करके यूजीसी पे मोदी के खिलाफ में जाके खूब वीडियो बनाए, खूब तीखी आलोचना की, जमकर आलोचना की। ऐसे मेरे ऐसे लोगों ने तो बहुत आलोचना की, तीखी आलोचना की, लेकिन बहुत से लोगों ने आलोचना तो की, लेकिन दबी जुबान में की, सॉफ्ट अंदाज में की, ये कहकर की कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं, बाकी भी आपके साथ है, लेकिन उन्होंने की आलोचना। उन्होंने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो लोग इस बात को, क्योंकि वो लोग अपनी जनता की उस आवाज को पहचान रहे थे कि जनता का माइंड जो है वो घूम रहा है और हमको इस पर बात करना जरूरी है। अगर इस पर हम बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात ये भी है कि हर किसी, जो लोगों को भी क्रांतिकारी होने का शौक होगा, जिनको सत्ता के विरुद्ध बोलने में अच्छा लगता होगा, बहुत दिनों से लगातार सत्ता के पक्ष में बातें कर रहे हैं, अब एक मुद्दा आ गया तो उनको लगा चलो सत्ता के खिलाफ बोलना है, तो उन्होंने बोला, उन्होंने परवाह नहीं की, जो सच था उसको बोला। दूसरा तो ये वर्ग है जो मैं समझता हूं कि एक उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। अब तीसरा जो वर्ग है वो एक तीसरा और एक वर्ग है जिन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि ये साहब कोई मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। उन्होंने कहा कि इस पर हम क्यों बोले, क्योंकि ये कोई मास्टर स्ट्रोक है और हम इस मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में फंस करके अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों गंवाएं। या उन्होंने ये सोचा कि जो होता है वो हो जाने दो, कोई बात नहीं, जो भी ये हो जाने दो, चलिए ठीक है। अब इस मुद्दे पर जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। ये तीसरा पक्ष है और इसी पक्ष में मैं कई लोगों को रखता हूं और उसमें मैं एक तो भाऊ तोरसेकर जी को रखता हूं और दूसरे एक और भी जो कहीं मैं और भी सुन रहा था किसी चैनल पर, वहां भी कुछ बड़े विद्वान लोग आए हुए थे और वो भी बता रहे थे साहब कि मोदी जी अभी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं कि ये जो गाली दे रहे हैं मोदी को, ये सब के पास कुछ बोलने को बचेगा नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भैया कि ये मोदी जी का कोई मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी मोदी जी की एक दलित ओबीसी तुष्टीकरण की जो पूरी राजनीति वो 12-13 साल से कर रहे हैं, उसी का एक और स्टेप है। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये कोई गलती से नहीं लाया गया, ये कोई जानबूझकर नहीं लाया गया, ये उनकी एक पॉलिसी है, क्योंकि वो खुद भी एक ओबीसी लीडर है। हर किसी में होता ही है कि अगर वो कोई एक ओबीसी लीडर है तो जाहिर सी बात है ओबीसी की बात करेगा ही करेगा और वो इस आधार पे करेगा कि ओबीसी इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा वोटर है, तो ओबीसी लिए हम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अगर यूजीसी रेगुलेशंस जो 2026 में आए, इसके पहले की भी आप बहुत से अगर कानूनों को देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट नजर आएगी कि ओबीसी को एक वरीयता, ओबीसी को आगे बढ़ाने की एक जो है प्रोजेक्ट पर जो है मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय माननी नहीं चाहिए, बहुत क्लियर एकदम बात है। तो वो उसी क्रम में आया एक फैसला था। हाँ, ये है कि लंबे समय से लोगों के मन में एक बात थी कि सरकार हिंदुत्व पे काम कर रही है तो लोग कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन यहां पे यूजीसी में जब बात बच्चों पे आ गई तो सामान्य वर्ग का धैर्य टूट गया और वो सड़कों पर उतर आया और हम जैसे लोग भी बोले। ठीक है, तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, इसको पहले समझ लीजिए। अब मैं आता हूं भाऊ तोरसेकर सर पे। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था और मैं, हालांकि मैं कभी मुलाकात में नहीं हुई उनसे, अभिषेक तिवारी जी के चैनल पर वो आकर बैठे हुए थे और अभिषेक तिवारी जी के चैनल पर पहले भी एक और ऐसे व्यक्ति आए थे, तो उस वक्त भी मुझे लगा कि कहीं अभिषेक तिवारी शायद इस पर कुछ कमजोर पड़ रहे हैं क्या अपने पक्ष को लेकर के। तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन भी किया था और मैंने उनको फ़ोन करना चाह रहा था क्योंकि मैं जानता था कि जो 10-12-15 लोग जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की यूजीसी के खिलाफ में, अगर उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया गया बुरी तरीके से, तो फिर इसके बाद उनको अपने ऊपर जवाब देना मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी सब एक ही टीम है, हम भले जानते ना हो, मिले ना हो, इसीलिए मैंने स्वयं फिर उनको भी फ़ोन मिलाया और संयोग से उस समय कुछ वो बिजी थे, कुछ मैं बिजी था, बात नहीं हो पाई। फिर इसके बाद बात नहीं हो पाई तो वो बात तो खत्म हो गई। फिर इसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर भाऊ तोरसेकर उनके चैनल पर आके बैठे, तो उन्होंने क्या जो तर्क दिया, वो क्या तर्क दिया, उन्होंने ये तर्क दिया कि मैंने यूजीसी पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्या मैं पागल हूँ, मैंने क्यों नहीं बनाया। फिर उन्होंने जो उनकी मैंने पूरे लब्बो लुआब को समझा, पूरी उनकी बात को, उसमें एक चीज समझ में आई, वो ये समझ में आया कि कोलेटरल डैमेज, यानी कि जब आप जो है कोई जंग लड़ रहे होते हैं तो अपने सेनापति पर भरोसा रखिए पूरा, कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। उनके पास एक ये तर्क था कि ये कोलेटरल डैमेज है, यानी कि ये सब जो हो रहा है इसमें जो है आप ज्यादा चिंता मत करो, ये सब एक कोलेटरल डैमेज है और कुछ नहीं है। निसंदेह वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी उनकी उपमाएं होती हैं, इतनी आकर्षक उनकी शब्दावली होती है और इतने उदाहरण देकर वो
बताते हैं कहानियों के साथ समझा करके कि कोई भी व्यक्ति उनसे बहुत आसानी से कन्विंस हो जाता है, बहुत आराम से कन्विंस करने की क्षमता उनके अंदर है, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो किया आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, सेनाएं लड़ रही हैं, तो सेना में फिर जो पीठ दिखाकर भागता है उसको सीधे गोली मार दी जाती है। तो ये ऐसा युद्ध है जिसमें पीठ दिखाकर भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपने जो किया वो एकदम सही किया, आपको उस सही पर, सच पर एकदम टिके रहना चाहिए। और जहां तक कोलेटरल डैमेज की बात है, तो कोलेटरल डैमेज तब होता है कि मान लीजिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने जो है बहावलपुर की किसी मस्जिद पर हमला किया, तो वो आतंक का अड्डा था, वहां पर तबाही हुई, उसके साथ में कुछ सिविलियंस भी मार दिए गए। तो जो सिविलियंस मरे फिर वो कहते हैं वो कोलेटरल डैमेज है। यहां पे सिविलियंस नहीं मरे, मतलब यहां पे कोलेटरल डैमेज इस तरह का नहीं हुआ है। ये मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने ओबीसी 60% मुसलमानों को बाकायदा यूजीसी के दायरे में एक कवच दे करके सुरक्षा का, और उनकी तरफ से खड़े होकर के और सामान्य वर्ग पर तोप चला दी। अब ये सामान्य वर्ग पर मोदी जी ने तोप चलाई है, टैंक चलाया है। अब इसको आप कोलेटरल डैमेज नहीं कह सकते, सरकार इससे बच सकती थी। और ये कोलेटरल डैमेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5,000 6,000 बच्चे जितने, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये अगर ये देखो, ये तो मुद्दा ही नहीं बनता कोई, ये तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। मुद्दा को बना दिया गया, इस मुद्दे को बना दिया गया। और अगर ये मुद्दा नहीं बनता तो इससे कोई लाभ भी बीजेपी को विशेष ओबीसी मामले में नहीं होने वाला था। अब चूंकि ये मुद्दा बड़ा बन चुका है और ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा अब बन गया है, तो ऐसी स्थिति में तो अब बीजेपी दोनों तरफ से फंस गई है। यानी ये कोलेटरल डैमेज वाली सिचुएशन है ही नहीं। ये सिचुएशन सीधे सीधे ये है कि आपने सवर्णों के खिलाफ में सीधे एक तोप चला दी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वो सभी यूट्यूबर्स जिन्होंने कि मोदी का खुल करके इस मामले में विरोध किया, वो क्यों सही होंगे आगे जाकर के। वो आगे जाकर के इसलिए सही होंगे क्योंकि एक, आप जरा समझो क्यों सही होंगे, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ एक मुद्दे को नहीं उठाया यूजीसी के, मैंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया कि किस किस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण किया गया। चाहे वो सूफिया कुरैशी को जो है पुरस्कार जो दिया गया उनको, चाहे उसका मुद्दा रहा हो, चाहे शबाना आजमी की टांग टूट गई चाहे उसका मुद्दा रहा हो, कई ऐसे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे जहां पे कि चाहे वो आप देखिए किस तरह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा रहा, बहुत सारे हमने हर मुद्दे पर गिरा। हमने सारे मुद्दों को बताया कि आप एक परंपरा में चल रहे हैं, एक धारा में चल रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं हमने क्यों सही किया है। हमने इसलिए सही किया है क्योंकि जब हम इस सरकार को घेरेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर और जनता में जागृति बढ़ेगी, तो ये सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पर कड़ाई से कुछ काम करने पर मजबूर होगी, जो अभी नहीं हो रही है। यानी आज देश के अंदर जो एक जातिवाद का माहौल फैल गया है, जिसके लिए हम अपने को जिम्मेदार नहीं मानते, सरकार एक रेगुलेशन लेके आई, उसके बाद हम सब लोगों ने इस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। जो ये पूरा का पूरा ये जो भी दरार हुई है, इस दरार को भरने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बहुत विकट एक्शन लेंगे, कोई बड़ा एक्शन लेंगे हिंदुत्व को लेकर के, तो उसको लेने से लोग खुद ही अपनी जातिगत भावनाओं को भूल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो, और जातिगत भावनाओं को भूल जाएंगे अगर, और खुद ही वो बड़ा एक्शन लेंगे, हो सकता है कि वो कहे कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो फिर हिंदुत्व की जीत होगी, और जब हिंदुत्व की जीत होगी तो हमारी जीत होगी, मैं ये मानता हूं। हम कहीं भी गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहती है और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है वो होने दो, हम अपने किसी भी रेगुलेशन को वापस नहीं लेंगे या हम कोई हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। अब तो वैसे भी ऐसा लगता है कि शायद, मतलब कि जो बहुत बड़ा संगठन है जो नागपुर से चलता है, मुझे लगता है कि अब उनके मन में ये बात आ चुकी है कि कहीं ना कहीं वो सेकुलर हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से शिल्पा शेट्टी को और सलमान खान को बुला करके उनको इतना महिमामंडन भी किया गया, न सिर्फ बुलाया गया बल्कि उनके बारे में 2 शब्द भी बोले गए कि सलमान खान जो है वो तो एक फैशन आइकन है हिंदुओं के लिए, और हिंदू जो है उनको देख करके अपने ऊपर वो करता है। तो मतलब वही बात है कि आप अपना सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप सलमान खान के पास जा रहे हैं। भाई सलमान खान क्या है यार? देश के असली हीरो कौन है बताओ? देश के असली हीरो आपके आसपास, आपके अगल बगल मौजूद हैं, जो अपनी जान पर खेल करके हिंदुत्व की बात करते हैं, वो आपके देश के असली हीरो हैं। अभी 2 साल पहले पता नहीं यूट्यूबर्स को अवार्ड्स दिए थे प्रधानमंत्री मोदी ने
मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था उसका। तो भैया आपने तो सबको अवार्ड दे दिया, जो लोग गाली देते थे उनको आपने अवार्ड दे दिया, तरह तरह के जो गालीबाज लोग थे उनको आपने अवार्ड दे दिया। जब आपको गाली देने वालों को अवार्ड देना था तो हमारे अजीत भारती में क्या बुराई थी? अजीत भारती भी तो देश की बात करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं। ठीक है, उनमें थोड़ी सी कमी है, उनकी भाषा थोड़ी अभद्र हो जाती है, कई बार गाली गलौज कर देते हैं या गाली दे देते हैं, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान जागरूकता में लेकर है देश के अंदर। तो आप उनको क्यों नहीं दिया? आप उनको अवार्ड देते। जो आपके लिए बात कर रहे हैं आपने उनको अवार्ड नहीं दिया, आपने किनको अवार्ड दिया? जो आपके खिलाफ लोग थे वो थे, उससे क्या फायदा है? तो मतलब कहीं ना कहीं एक बात मुझे ये बिल्कुल साफ साफ लगती है कि अब वो हम नागपुर के संगठन से, ये हमको नहीं लगता कि वो सेक्युलर है, मैं उसको हिंदूवादी नहीं मानता, मतलब ये इस तरह के संगठन है जो कि मुझे लगता है कि अब इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं। मतलब वो ये मान चुके हैं कि भाई इस देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान है और 30 करोड़ मुसलमान यहीं रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते, यहीं पे उनको रहना है, यहीं खाना है, यहीं पे साथ रहना है। तो अब वो उसको स्वीकार कर चुके हैं। अब जो जिहाद को स्वीकार कर चुका है फिर वो जिहाद से क्या लड़ेगा? हालांकि ठीक है, वो सरकार उनकी है तो एक बेनिफिट मिल जाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं, सहानुभूति है हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, लेकिन अब वो नरम दल है, गरम दल नहीं है। अब अगर बीजेपी सही तरीके से एजेंडे में काम नहीं करेगी तो इस नरम दल के ऊपर एक गरम दल का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि अभी यूट्यूबर्स की बदलती हुई राय और जमीन पर उसके असर को देखती हुई हमें समझ में आती है। तो ये एक बड़ी चीज है। चलिए ठीक है, आप मान लीजिए कि आप इसको कुछ नहीं करते हैं, तो अभी आगे 1 साल तक तो कोई बहुत बड़ा चुनाव भी नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो सबसे बड़ा चुनाव है, जो जहां बीजेपी के होने ना होने का असर पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर योगी जी अपना निकाल लेंगे, क्योंकि योगी जी ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। योगी जी कर सकते हैं, योगी जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मोदी के ऊपर। जो अगर मोदी कुछ भी करते हैं उससे बहुत योगी को असर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जनता समझदार योगी जी को चुनेगी। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल में हमारे कुछ बोलने से कुछ असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक तो हम हिंदी भाषी है, वहां बंगाली समझी जाती है, हम सभी लोग, पहले तो मैं ये मानता हूं, एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी है, असर पड़ता है, बहुत से हिंदी भाषी भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बंगाल को जीतना है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके ममता बनर्जी की को टाइट करना पड़ेगा कायदे से। ममता बनर्जी को जेल में डालो और उसके भांजे को सही करो, उनके कार्यकर्ताओं को की ठोकाई पिटाई करो। जब तुम अपना पूरा दबदबा बना लोगे ना वहां पे बंगाल में, तब तुम बंगाल में चुनाव जीत पाओगे। अब अभी जो है उसमें हमें ऐसा कुछ तो बहुत नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि देखो मैं ये मानता हूं कि अगर सही में अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी बंगाल बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि फेयर इलेक्शन हुआ कहाँ? अरे जब वो सब वहां पे वोट नहीं डालने देंगे और गुंडागर्दी होगी तो कहां से हो जाएगा फेयर इलेक्शन? और कितना ही आप वहां पे सेना लगा दोगे, लोगों को डर रहता है यार कि सेना चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए हमारे इस विरोध से बीजेपी को कोई बहुत राजनीतिक नुकसान होगा ऐसा मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। हाँ, 1 साल के तक, अगर 1 साल के बाद भी ये विरोध जारी रहा तो इसका फिर नुकसान होगा। यूपी चुनाव के बाद इसका अन्य राज्यों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अन्य राज्यों में, क्योंकि मोदी योगी एक नहीं है। लोग ये समझते हैं कि योगी की अलग अपनी इमेज है, लेकिन और हिमंता की भी अपनी अलग इमेज है, वो बच जाएंगे। लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहां पर सब जो है वो मोदी और मुख्यमंत्री एक ही है, ऐसा लोग मानते हैं। जय मोहन यादव हैं, भजन लाल हैं, तो इन लोगों को एक लगता है कि यार ये तो मोदी के ही बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो भैया इसीलिए जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो अगर इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं यूजीसी की, तो भैया कतई आप पीछे हटने की जरूरत नहीं है, खुल करके विरोध करते रहिए, जो सही बात है उस पर टिके रहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना बड़ा पाप ये जातिवाद का हुआ है, अगर इस पाप के लांछन को धुलना है तो एक ही तरीका है कि मोदी जी कश्मीर को अखंड कर दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को ले लें। उसके बाद अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं, खत्म तो फिर भी खैर नहीं होगा, लेकिन हाँ तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें मोदी की जय जयकार हो जाएगी, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो भाई सब जय जयकार ही करेंगे मिलकर, हम सब जय जयकार करेंगे। नहीं तो वैसे फिर कोई हमें अब आगे मोदी जी का राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा नजर मुझे तो नहीं आता है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।